नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ईरा में। बड़ा त्यौहार था दशहरा जो निकल गया है, वो आप लोग फिर से मूड में आ जाइए तैयारी के। और आज से मैंने नया एक सीरीज़ शुरू किया है। मैं भी कुछ दिन एब्सेंट था, बिजी था काफ़ी, और इसलिए मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। तो ये आज का जो क्वेश्चन है वो 5 अप्रैल 2016 को ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया है और टोटल उसी का पेपर है। पूरा कोशिश किया हूँ मैं कि पूरा व्याख्या करूँ, जितना हमसे हो सकेगा उतना व्याख्या किया है, ताकि जितना से जितना अधिक से अधिक आपको फायदा हो सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है जड़त्व। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंस। तो इसका आंसर होगा ए, आइजैक न्यूटन। अभी जड़त्व यानी इनर्शिया होता क्या है? तो कोई भी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वही गुण है जो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेट तटस्थता यानी नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? तो क्या है? इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों को रोकना, इंटरनेट सेवाओं का छूट प्राप्त मूल्य निर्धारित करना, इंटरनेट कंपनियों द्वारा मुफ्त सेवाओं की पेशकश करना, इंटरनेट सेवाओं का समान मूल्य निर्धारण। इसका आंसर होगा डी, इंटरनेट सेवाओं का समान मूल्य निर्धारण। और नेट न्यूट्रलिटी जो है एक ये सिद्धांत है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होता है, उसके लिए एक सिद्धांत है कि वह एक समान सर्विस के लिए एक समान शुल्क लेगा और कोई भी विशेष सर्विस के लिए विशेष ऑफर लेके नहीं आएगा, या कोई भी विशेष जगह के लिए भी विशेष ऑफर नहीं लेके आएगा, या कोई विशेष वेबसाइट को सर्फिंग करने के लिए नेट को तेज़ कर देना, या फिर कोई वेबसाइट को लोग ज़्यादा देख रहे हैं या कोई ऐप्स को ज़्यादा चला रहे हैं तो उसको कम कर देना, धीमा कर देना, ताकि ये जो महंगा पैकेज खरीद सके। तो ये सब चीज़ें कंपनियां नहीं कर सकती है, पहले करती थी। और इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां जो होती है इसके चक्कर में रहती है, लेकिन भारत में इसको रोक लगा दिया गया है। नेट न्यूट्रलिटी जो है उसको लागू कर दिया गया है। इस तो वही है नेट तटस्थता क्या होता है? तो समान मूल्य, समान सेवाओं के लिए समान मूल्य ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है रेडियम, एक्सरे, बारूद, सौर प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है बारूद। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। इनका जन्म हुआ था स्वीडन में, और जन्म हुआ था स्वीडन में और 1833 सन था। इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। और ये इनके पिताजी क्या है, फैक्ट्री चलाते थे जो कि मैंने एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उपकरण, इस तरह से वो उनका फैक्ट्री था, और वो फैक्ट्री रूस में था और वहाँ चलाते थे। तो ये शुरू से ही क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकार थे। तो पढ़ाई लिखाई करके फिर अमेरिका गए। अमेरिका में 1 साल काम किया उन्होंने, वापस आ गए। 1 साल अध्ययन करने के बाद वापस आ गए, हम पिताजी की फैक्ट्री में ही काम करने लग गए। और वो कुछ आविष्कार करने लग गए, कुछ खोज करने लग गए, एनर्जी के आविष्कार करने लग गए। उसी दौरान है जो 1864 में उनकी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। यानी वो विस्फोटक कहीं नाइट्रोग्लिसरीन पे वो काम कर रहे थे, तो 1864 में विस्फोट हो गया। उनमें उनकी भाई की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी एक सफलता उनको मिली। 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार है जो इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया है ट्रस्ट, इन्हीं के कमाए हुए पैसे उस ट्रस्ट में है, उन्हीं के ब्याज से है जो 1901 से नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ये देखिए, अल्फ्रेड नोबेल है ये। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950। ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह ऑप्शन ए सही आंसर है।
देखिए संविधान सभा में कितने सदस्य थे, यहाँ से कई सारे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। संविधान बन के कितने दिन में तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। यानी पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और संविधान सभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको है जो संविधान की कॉपी सौंप दी गई थी। और आंशिक रूप से संविधान है जो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये देखिए संविधान की प्रति सौंप रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे हैं। 26 नवंबर 1949 का ये चित्र है और ये संविधान पे ये दस्तखत कर रहे हैं प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के जोन को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन है SECR, ECOR, NWR, EWR। अब इसमें इसका आंसर है EWR। लेकिन आपको एक क्वेश्चन तभी आप ये तो आप याद कर लेंगे EWR नहीं है, लेकिन अगली बार अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ और रहेगा। तो आपको इसके जो कुल जोन है, रेलवे में कुल कितने जोन है, 18 जोन है। पहले कितने थे, 16 जोन थे, और 17वां जोन जो है कोलकाता मेट्रो को बनाया गया है। और अभी लेटेस्ट जो 18वां जोन बना है SCOR, साउथ कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ACCR का मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR हुआ, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। तो आपको जो कुल 18 जोन है उस सबका नाम क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, आपको याद करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगली बार बदल देगा ऑप्शन, तो ये 18 जोन आपको याद रहेगा, तभी यहाँ से आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य विकल्पों से अलग है। ये twitter.com है, facebook.com है, व्हाट्सएप है, youtube.com है। इसमें आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर है व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप जो है ये अलग चीज़ है। और ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब है, इस पर आप अनजान लोगों से भी मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, तो सभी उसको देख सकता है। लेकिन व्हाट्सएप आप उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में या हैंडसेट में जो नंबर आपके सेव हैं। अब इसकी स्थापना कब क्या हुई थी, देखिए मैं ये भी बता देता हूँ। व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में, ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में, और फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन, उदरपातन यानी सब्लिमेशन, बाष्पीकरण, इवेपोरेशन, संघनन यानी कंडेंसेशन। इसका राइट आंसर होगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव से गैस में बनता है। और इसका सीधा उल्टा होता है संघनन। संघनन में क्या होता है, गैस से द्रव में बनता है। और उदरपातन क्या होता है, देखिए उदरपातन ऑप्शन में है, तो उदरपातन का मतलब होता है कि ठोस को गर्म करने पे सीधे वो गैस में परिवर्तन हो जाए। इसका उदाहरण है कपूर, नौसादर, आयोडीन। ये पूछेंगे कि इनमें से कौन उदरपातन का है जो उदाहरण है, तो कपूर, नौसादर, आयोडीन में से जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। ऑप्शन है बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, आमफ्लोरा, भिंडी। तो इसका आंसर होगा
डी भिंडी। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है कि जीनोम, इसके द्वारा क्या है, जीनोम में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित करने की टेक्निक है, उसको है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये जो हाइब्रिड प्रकार के जो बीज और पौधे जो बनाए जाते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही उदाहरण है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपाइलर। और कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर है जो सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी, सब कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड। अब कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी करिएगा तो पेस्ट होता है। एक्स से क्या होता है? एक्स से कट होता है। और वाई से क्या होता है? अंडू होता है। वाई और जेड एक दूसरे का पूरक है, एक अंडू होता है, एक उसको रिपीट करना है। जैसे कुछ डिलीट हो गया तो उसको वापस लाना है तो अंडू करते हैं, और उसको फिर रिपीट है कि नहीं ये हमको नहीं चाहिए तो कंट्रोल प्लस वाई करते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है IOCL, HPCL, BPCL, ONGC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IOCL। अब IOCL क्या है? IOCL है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। ये क्वेश्चन देखिए, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1962, 1963, 1964, 1965। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा 1965, यानी कि 71 से पहले 1965 में युद्ध हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले युद्ध नहीं हुआ था। इसमें अगर 1948 रहता तो वो भी आंसर सही होता, और अगर 1971 के बाद पूछेगा तो उसका आंसर होगा 1999। यानी पाकिस्तान से 4 बड़े युद्ध हमारे हो चुके हैं। एक हुआ है आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद 1948 में, फिर हुआ 1965 में, फिर हुआ 1971 में, फिर 1999 में। बाकी गोलियां तो डेली चलती रहती है, आप लोग टीवी देखते ही होंगे। तो 1971 का युद्ध है जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। वो 13 दिन तक युद्ध चला था, और उसमें क्या है, 3 गांव सभी युद्ध है जो भारत ने ही जीता है। 1971 के युद्ध में जो 13 दिन तक चला था उसमें पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है में 3 गांव थे, उस पर हमारा कब्जा हो गया, और तब से है जो हमारा ही कब्जा है। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। 2010 तक उस गांव में कोई जा नहीं सकता था, लेकिन अब है जो फ्री कर दिया गया है। और वो गांव थे तुरसुक, त्यांगसी, चालुंका, ये गांव थे। देखिए उन्हीं, ये घाटी का है सीन, ये BBC से आया है फोटो। ये वो जो गांव ये सब कब्जा किया है भारत ने, यानी कि जो तो भारत में ही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत में ही हम लोग मानते हैं। उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो पहले उधर था अब इधर आ गया है। 3 गांव, वो चालुंका गांव का ही ये सब सीन है। देखिए कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 दिसंबर, 17 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोगी दिवस मनाया जाता है। आइए देखिए, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुष्ठ होता किससे है? तो कुष्ठ रोग होता है जीवाणु से,
कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए दवा क्या है? तो आपने सुना होगा, सरकारी प्रचार में आता है एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ। एमडीटी है, कुष्ठ की दवा है। अब एमडीटी का मतलब क्या होता है? एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। अब 3-4 पोस्ट से हो गया, कुष्ठ से अगर दूसरा तीसरा क्वेश्चन पूछता है तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। अब इस ऑप्शन के आधार से श्रीलंका सही है। श्रीलंका में पैसा नहीं बोला जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल में भी पैसा नहीं बोला जाता है। यहाँ हमारा एक पड़ोसी है बांग्लादेश, वहाँ भी पैसा नहीं बोला जाता है, टका बोला जाता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? परमाणु रूपांतरण, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, एक नए नाभिक के गठन के लिए, दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, नाभिक के उपखंड। इसका आंसर होगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। होता क्या है? ठीक है, एक भारी नाभिक में, इस प्रक्रिया में देखिए होता क्या है, एक भारी नाभिक को दो छोटे छोटे नाभिक में डिवाइड किया जाता है न्यूट्रॉन ग्रहण करके। ठीक है, और जो दो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं उनके भार बराबर होते हैं, और इसी से क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण होता है। भारत की जनगणना विश्व 11 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। आप पूछेगा सबसे घनी जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे घनी जनसंख्या है बिहार में, यानी जनघनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है। इसके पहले वाला जो जनगणना हुआ था उसमें आंसर था पश्चिम बंगाल। आप कहीं पढ़े होंगे तो पश्चिम बंगाल मत मारिएगा, बिहार इसका आंसर है। ऐसे तो 10 साल हो गए हैं, सबको लगभग याद हो गया होगा, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में विश्व धरोहर की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शन में 25, 32, 7, 18। तो इसके जिसमें एग्जाम हुआ था 2016 में, ये 5 अप्रैल 16 का क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया है आपको। तो उस समय इसका आंसर था 32, लेकिन अब हो गया है 38। अब यूनेस्को क्या है? ये विश्व विरासत की सूची है जो बनाता है, और 18 अप्रैल 1983 में पहली बार हमारे देश के 4 जो अजंता, एलोरा और ये है आगरा का किला, इस तरह से 4 और ताजमहल भी है, आगरा में ही है, आगरा का किला और ताजमहल। लेकिन सबसे पहला यूनेस्को धरोहर अगर भारत का पूछेगा तो उसका होता है आगरा का लाल किला। 1983 में पहली बार सूची में डाला गया था। देखिए ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि एक बार लॉर्ड कर्जन की पत्नी मैरी कर्जन है जो अपने पति के साथ, यानी कि लॉर्ड कर्जन के साथ घूमने गई थी। कहाँ घूमने गई थी? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो अचानक इस जंगल में राइनो की पहचान की। राइनो उसने पहली बार देखा, उसने राइनो है, एक सिंग वाला गेंडा शायद उसी को बोलते हैं। उसने अपनी पति से इस स्थान की रक्षा करने के, इस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के शिकार को रोकने का अनुरोध किया। बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1916 में इस वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। 1916 में सोचिए। और 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, यानी काजीरंगा भी विश्व धरोहर है। और ये विश्व धरोहर कब बना? 1985 में। अब प्रतिबंधित क्षेत्र ये 1916 से ही था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कैसे? अपनी पत्नी के कहने पे। दिलचस्प कहानी था, इसलिए मैंने आपके लिए लाया है। अब काजीरंगा आप भूलेंगे नहीं। देखिए इसमें है जो विश्व विरासत सूची में जो भारत के जो है ये सब उसका तस्वीर है। 35 तो इसी में है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। इसका आंसर होगा बी, जहर।
टॉक्सिक अनुसंधान केंद्र पूछता है, टॉक्सिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। आइए तस्वीर उसी की है। देखिए ISI का पूरा नाम क्या है, तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देखिए ISI, ये इसका आंसर है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान वाला है, जो ISI हमारे यहाँ उथल पुथल करवाने की कोशिश करते रहता है, इसी की मदद से वो सब करता है, ठीक है। एक ISI जो है हमारे यहाँ एक मार्क दिया जाता है, ये देखिए ये मार्क दिए होंगे, ये भी ISI है, ये मार्क हमारे यहाँ दिया जाता है। इसका होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है ISI का इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और ये जो होता है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन देना होता है कि आपका जो प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड टाइप का है, और ये टेस्ट करती है, ISI जो है टेस्ट करती है। उसके बाद अगर वो खरा उतरता है तो ISI मार्का वो प्रदान कर देती है, एक सर्टिफिकेट प्रदान कर देती है, और उस प्रोडक्ट पे आप ये मार्का लगा के आप बेच सकते हैं। इस प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तवाग मठ कहाँ स्थित है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए तवांग मठ की तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर थी, इसलिए हमें लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। ये तवांग मठ है, अरुणाचल प्रदेश में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ से ऐसे भी आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++, जावा। इसका आंसर होगा बी, POP3। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है तात्या साहेब कोरे, कुरियन चाको, वर्गीज कुरियन, विश्वास नारायण पाटिल। इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और ये श्वेत क्रांति हमारे यहाँ कब साल चालू हुआ था, कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1970 में। श्वेत क्रांति से 3 संबंधित है, किससे संबंधित है, भारत में कब शुरू हुआ और किस व्यक्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। चाको मिलता जुलता नाम है, फंसिएगा नहीं, वर्गीज कुरियन होगा, ठीक है, कुरियन बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ, सेट टॉप बॉक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लूटूथ। खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो इसका आंसर नहीं बता देता हूँ, पॉपुलर क्वेश्चन है ये कालीकट केरल में आया था। इसे क्या है, 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डिगामा कब आया था, तो इसका आंसर होगा 1498। वास्को डिगामा जब भारत आया था तो वहाँ के शासक कौन था, वहाँ के शासक था जमोरिन। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाली था, ठीक है। वास्को डिगामा संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन है। आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर फिर से दोबारा देखना चाहते हैं, जब मैं मेरे वीडियो अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।